Hello students, if you are a JEE or NEET aspirant, then this video is for you. हम सॉल्व कर रहे हैं HC वर्मा चैप्टर 10 के क्वेश्चंस और ये है मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और हमने क्वेश्चन 31 तक सॉल्व कर लिया था और आज शुरू करने वाला है क्वेश्चन 32 के साथ। तो चलिए देखते हैं। सपोज द रॉड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज़ अ मास ऑफ 1 kg। तो पिछला वाला प्रॉब्लम जो था उसमें मैं पिछला वाला प्रॉब्लम एक बार आपको बता देता हूँ सो दैट इस क्वेश्चन को हम लोग फिर शुरू कर सके। पिछला वाला प्रॉब्लम में एक मासलेस रॉड दिया था और इस प्रॉब्लम में इस रॉड का एक मास है और इसको एक पॉइंट O से पिवट कर दिया है यहाँ पे, और एक एंड पे मास 2 kg को हैंग कर दिया है, दूसरे एंड पे 5 kg के मास को हैंग किया है। ठीक है, और दिस लेंथ इज़ 0.5, दिस लेंथ इज़ 0.5 और टोटल लेंथ इज़ 1 मीटर्स। तो ये सिनेरियो गिवन था और यहाँ पे मुझे इनिशियली एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना था। तो पूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि इस बार रॉड का भी एक मास है जो कि यूनिफॉर्म मास है, जो कि गिवन है m रॉड 1 kg। तो पहले मुझे पता करना है फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, और सेकंड फाइंड द टेंशन इन द सपोर्ट्स ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड 5 kg। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। तो फिर से रॉड का अगर हम ड्रॉ करेंगे FBD, तो यहाँ से ये जो मास है 2 kg, ये इसको 2G फोर्स से पुल करेगा और 5 kg जो रहेगा मास वो इसको 5G फोर्स से पुल करेगा। बीच में पिवट है, इसके अबाउट रॉड रोटेट कर रहा होगा। तो फिर से मेरा जो रॉड है वो इस तरफ कुछ इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा से रोटेट करेगा। इस पिवट पॉइंट को मैंने O बोला है। तो हम नेट टॉर्क अबाउट O बता देते हैं। व्हाट इज़ द नेट टॉर्क अबाउट O? तो O के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी 5G इंटू 0.5। ये 5G के कारण जो टॉर्क जनरेट हुआ है और दिस इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव लिया है हमने, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। और 2G जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क जनरेट करेगा अबाउट O। तो इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, -2G इंटू 0.5। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3G इंटू 0.5 और 3 इंटू 0.5 इज़ 1.5G न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया। अब नेक्स्ट मुझे मालूम है टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फ़ा। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बता दीजिए अबाउट पॉइंट O। तो जो दोनों मासेस है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पहले 2 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O होगा m इंटू R²। 5 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O लिखेंगे हम 5 इंटू R²। R मतलब ये लेंथ हम लिख रहे हैं, दिस इज़ लेंथ, ये लेंथ जो कि 0.5 है दोनों केसेस में, प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर दैट इज़ O होगा m L² अपॉन 12। ये मुझे मिल गया। बस यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया। तो टाउ O हमने निकाला है 1.5G इक्वल्स टू IO हमने पता कर लिया दैट इज़ 2 इंटू 0.5 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 0.5 स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू अल्फ़ा। और यहाँ से अब हम देखेंगे तो
अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा ये अराउंड 8.026 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एक इंसर्ट पेज कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अच्छा एक चीज़ देखिए, ये अल्फ़ा मुझे पता चल गया अराउंड ये, इसको 8 ले लेते हैं हम राउंड ऑफ में, 8 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड कितना होगा आर अल्फ़ा, तो एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज़ आर अल्फ़ा और आर इज़ 0.5, तो 0.5 इंटू 8 इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली इस पॉइंट का भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, ये भी आर अल्फ़ा जब पुट करेंगे तो ये 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ के बाद एक चीज़ देखिएगा पार्ट बी। अब जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ये हम 2 kg ब्लॉक को पहले देख रहे हैं। 2 kg ब्लॉक का एक फोर्स होगा 2G नीचे की ओर, फिर एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, और ये ऊपर की ओर जा रहा है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसके बाद हम न्यूटन्स का लॉ लगा देंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ दैट इज़ T1 माइनस 2G नेट फोर्स इन द अपर डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू इट्स एक्सेलरेशन। और यहाँ से T1 का वैल्यू पता चल गया, दैट विल बी 27.62 न्यूटन्स। सिमिलरली अब T2 के लिए हम देखेंगे, तो उसके लिए फिर से एक T2 ऊपर की ओर, नीचे की ओर 5G लग रहा होगा फोर्स, और एक्सेलरेशन तो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से फिर से नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो 5G माइनस T2 दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से T2 का वैल्यू आ जाएगा 29.05 न्यूटन्स, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक एक पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास कर रहा है, और ये फाइनली एक दूसरे ब्लॉक कैपिटल एम मास से जुड़ा हुआ है। तो फिगर शोज 2 blocks of mass small m and capital M connected by a string passing over a pulley. The horizontal table over which mass M slides is smooth, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। The pulley has a radius R and moment of inertia I about the axis. तो पुली का रेडियस मुझे पता है R और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो देखिए पुली जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब कुछ मास है, तो पुली के दोनों साइड्स टेंशन विल बी डिफरेंट। मान लिया इधर टेंशन T1 और इधर टेंशन T2, तो इधर भी टेंशन T1 और इधर भी टेंशन T2। It can rotate freely about its axis. Find the acceleration of mass m assuming that the string does not slip on the pulley. तो स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है पुली पे, इसका मतलब कि जो पुली है, पुली का जो एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा, किसी भी पॉइंट पे इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वही स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन होगा, यानी कि A विल बी इक्वल टू आर अल्फ़ा। स्लिप ना करने का यही मतलब है। तो इस सिस्टम को मान लिया ये नीचे की ओर कुछ A एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो हम FBDs बना लेते हैं फिर से। तो स्मॉल m मास को देखें तो इसके ओर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T1 टेंशन लग रहा है, और कैपिटल M नीचे की ओर गिर रहा है, तो स्ट्रिंग तो पूरा टाइट होगा। टाइट स्ट्रिंग के कारण ये स्मॉल m भी A एक्सेलरेशन से राइट की ओर स्लाइड करेगा। तो T1 इस ओर
और ये एक्सेलरेशन ए इस ओर लग रहा है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ से T1 विल बी इक्वल टू ma। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पुली को देखें अगर हम, पुली पे इस ओर टेंशन लग रहा है T1 और इधर टेंशन लग रहा है T2 और ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम पुली के सेंटर पे अगर टॉर्क लें तो टाउ ओ विल बी इक्वल टू T2 इंटू पुली का रेडियस दैट इज स्मॉल r माइनस T1 के करंट टॉर्क इंटू r विल बी इक्वल टू व्हाट इज़ माई टाउ, दिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली इंटू आई इंटू अल्फ़ा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 माइनस T1 इंटू आर विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा मुझे मालूम है यहाँ से a बाई आर। तो फर्दर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन को, तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ आई ए बाई आर स्क्वायर। इस r को मैंने इधर भेज दिया तो r स्क्वायर हो गया ये। दिस इज़ माई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, अब ये कैपिटल M मास को देखते हैं। इस पे एक ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है T2, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg और ये एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की ओर विथ a एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इज सिंपली mg माइनस T2 विल बी इक्वल टू कैपिटल M है, न्यूटन का सेकंड लॉ। ये मेरा तीसरा इक्वेशन आ गया। अब तीन इक्वेशंस का यूज़ करके मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू पता करना है। चलिए देखते हैं। तो इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे T1 और T2 का वैल्यू रखेंगे हम और A का पता करेंगे। तो व्हाट इज़ माई T2, यहाँ से T2 विल बी इक्वल टू mg माइनस ma। तो अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यह आ जाएगा mg माइनस ma, ये T2 का वैल्यू, माइनस T1 इज़ ma फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वल्स टू आई ए बाई आर स्क्वायर। और इसे आप फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू mg अपॉन सारे a वाले टर्म्स को एक साइड और बिना a वाले टर्म्स को दूसरे साइड ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो a का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट विल बी mg अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस I बाई आर स्क्वायर। एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक इसमें भी डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले। हाँ, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ आप फॉलो कर रहे होंगे और जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और एक पूरे मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था इसको पूरा लीनियर मैकेनिक्स से रिलेट करके बताया था, तो वो रिलेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें बस इसमें भी हम FBDZ बना रहे हैं, सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स बना करके। जब रोटेशन वाले डिवाइसेस है उनमें टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा एक एक्स्ट्रा इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। हाँ, तो क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग इज़ रैप्ड ऑन द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू 0.2 kg मीटर स्क्वायर। तो ये व्हील दिया है, इसका रेडियस भी पता है मुझे, रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है इसका, दैट इज़ 2 kgs। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और इसमें ये लाइट पुली है, मतलब ये वाला जो पुली है ये लाइट है, मतलब दोनों तरफ टेंशन बराबर होंगे, इधर भी T इधर भी T। तो मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है। मान लिया ये A से नीचे की ओर जा रहा है, तो फिर
फिर से हम FBDs बनाएंगे। सबसे पहले 2 kg ब्लॉक को देखते हैं हम। ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे एक G फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर 2G, ऊपर की ओर एक टेंशन T, और ये नीचे की डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो यहाँ से न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे तो 2G माइनस T विल बी इक्वल टू 2A, और यहाँ से टेंशन का वैल्यू हम लिख सकते हैं, दैट इज़ 2G माइनस 2A। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम पुली को देखते हैं, अपना इस व्हील को देखते हैं, नॉट पुली, व्हील। तो ये जो व्हील है, इस व्हील पे सिर्फ एक टेंशन लग रहा है T इसकी इस और ये कुछ अल्फ़ा से रोटेट कर रहा होगा। यहाँ पे भी ये अल्फ़ा को हम A/R लिख सकते हैं, क्योंकि स्लिपिंग दिया नहीं है कि कहीं भी जो व्हील है वो स्ट्रिंग व्हील के ऊपर स्लिप कर रहा है, तो हम A = αr मान लेंगे। तो इसके बाद अब हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो पुली के सेंटर पे O पे टॉर्क लिखते हैं, TO = IO अल्फ़ा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से टॉर्क अबाउट O आ जाएगा, T इंटू पुली का रेडियस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ A/रेडियस ऑफ द पुली। तो यहाँ से T मुझे पता चल गया, दैट इज़ I इंटू A/r²। और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो I का वैल्यू गिवन है मुझे, सॉरी यहाँ पे I इज़ एक्चुअली 0.2 kg मीटर स्क्वायर। तो I का वैल्यू विल बी 0.2 इंटू एक्सेलरेशन मुझे पता करना है अपॉन रेडियस इज़ 0.1 मीटर्स, इसका होल स्क्वायर। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। और 1 और 2 इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों में T का वैल्यू दिया है। तो 2G माइनस 2A विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू A/0.1 होल स्क्वायर। बस अब इस इक्वेशन में मुझे सिर्फ A अननोन है, और यहाँ से आप A का वैल्यू पता कर सकते हो, जो कि आएगा 0.892 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Suppose the smaller pulley of the previous problem has its radius 5 cm and moment of inertia 0.1 kg meter square. Find the tension in the part of the string joining the pulleys. तो सेम प्रॉब्लम में बोला है कि इस बार ये पुली जो लाइट था, इसका भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूड करना है। तो देखिए, मैं फिर से डायग्राम ही बना देता हूँ, इसको कॉपी करने से अच्छा। तो इस बार फिर से सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रिंग को ऐसे टिल्ट किया हुआ है, वैसे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम दिया है जैसे वैसे ही बनाएंगे हम। सेम सिनेरियो है सब कुछ। अभी भी ये 2 kg का मास है, बट इस बार इस पुली का, इसको मैं I1 बोल देता हूँ, इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज़ 0.1 kg मीटर स्क्वायर, और इसका रेडियस भी गिवन है R1, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स, यानी कि 0.05 मीटर्स। और ये I2 तो पुराना वाला ही है, दैट इज़ 0.2 kg मीटर स्क्वायर, एंड R2 गिवन था शायद 10 सेंटीमीटर्स था, हाँ, तो 0.1 मीटर। तो अब इस पुली का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसके दोनों साइड टेंशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इधर मान लिया T1 है और T2 है, और क्वेश्चन में हमसे दोनों पुलिस के बीच के स्ट्रिंग का टेंशन पूछा है, यानी कि T1 का वैल्यू पता करना है। तो चलिए फिर से FBDs बनाते हैं और इक्वेशन लिखते हैं। तो 2 kg का मास है,
इसका एक नीचे की ओर जी फोर्स 2g, ये पूरा सिस्टम नीचे की ओर ए एक्सलेशन से एक्सलेट कर रहा है और ऊपर की ओर एक टेंशन T2, दिस इज़ गोइंग डाउन विथ एक्सलेशन ए। तो फिर से न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो 2g माइनस T2 विल बी इक्वल टू 2a। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम व्हील का देखते हैं। तो जो व्हील है, व्हील पे अभी भी एक सेम इधर T2 लग रहा है, सॉरी T1 लग रहा है, यहाँ भी T1 होगा। तो और ये कुछ अल्फ़ा नहीं, वो 2 यूज़ किया, α2 से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो α2 कैन बी रिटन एज जो ए एक्सेलरेशन है अपॉन रेडियस ऑफ द पुली R2, और इसको मैं पॉइंट O1 बोल देता हूँ या O2 बोल देता हूँ, O2। तो टॉर्क अबाउट O2 should be equal to I of the second pulley into α2। तो टॉर्क अबाउट O2 विल बी टेंशन जो लग रहा है T1 इंटू रेडियस ऑफ द पुली, डेट इज़ R2। इसका रेडियस R2 मैंने माना था ये। दिस इज इक्वल्स टू I2 इंटू α2 क्या है, A अपॉन R2। तो यहाँ से T1 मुझे पता चल गया, दैट इज़ I2 इंटू A अपॉन R2 स्क्वायर। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन अब हम देखेंगे। ये जो दूसरा पुली है इसको देखते हैं। इस वाले पुली को देख रहे हैं हम, इसका FBD बनाएंगे तो एक टेंशन इस तरफ T1 और एक टेंशन नीचे की ओर दैट इज़ T2, और ये एक्सलेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ α1। तो फिर से T2 इंटू R1 माइनस T1 इंटू R1, बस टॉर्क का वैल्यू लिख रहे हैं हम अबाउट पॉइंट O1। टॉर्क अबाउट O1 विल बी इक्वल टू I1 इंटू α1। तो टॉर्क अबाउट O1 का एक्सप्रेशन ये, दिस विल बी इक्वल टू I1 इंटू α1 को हम लिख सकते हैं A अपॉन R1। तो फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू I1 A अपॉन R1। दिस इज़ माई थर्ड इक्वेशन। बस यहाँ से 3 इक्वेशंस मिल गए मुझे, 3 वेरिएबल्स है, इनका यूज़ करना है। फिर से हमें टेंशन निकालना है इस बार। तो पहले एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। फिर से ये T2, इसको T2 हिस्सा यहाँ से एक्सप्रेशन निकालें तो T2 विल बी इक्वल टू 2g माइनस 2a। अब ये T2 और इस T1 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, T2 माइनस T1। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, तो T2 इज़ 2g माइनस 2a और T1 गिवन है I2a बाई R2 स्क्वायर माइनस I2a बाई R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर होगा, I1a बाई R1 स्क्वायर, I1a बाई R1 स्क्वायर। बस अब ये मुझे एक्सप्रेशन मिल गया A में, और बाकी सारे वैल्यूज़ मुझे नोन है। जब आप इसे रीअरेंज करोगे तो A का एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ 2g अपॉन I1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस I2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस 2। और इसे जब आप सॉल्व करोगे, सारे मुझे I1, I2, R1, R2 के वैल्यूज़ पता है, तो ये आ जाएगा 0.316 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।
और बस यहाँ से मुझे T1 पता करना था। T1 का एक्सप्रेशन ये है, तो T1 यहाँ से आ जाएगा। T1 विल बी I2 का वैल्यू मुझे पता है, A का वैल्यू हमने निकाल लिया है और R2 का वैल्यू भी मुझे मालूम है। तो जब सारे वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 6.3 न्यूटन्स, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में भी एक डायग्राम है, वो मैं डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं। द पुलीज इन द फिगर आर आइडेंटिकल, ईच हैव रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो दोनों पुली का रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m। तो मान लिया ये ब्लॉक नीचे की ओर कुछ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा a एक्सेलरेशन से, तो ये पुली रोटेट करेगा कुछ अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से और ये पुली भी रोटेट करेगा कुछ अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से। अब दोनों पुलीज़ में के पास इनर्शिया है, तो दोनों पुलीज़ के अक्रॉस आपका टेंशन जो होगा डिफरेंट होगा। तो मान लिया इस पुली के अक्रॉस टेंशन T1 एंड T2 है, तो इसके अक्रॉस T2 और T3 होगा। तो यहाँ भी T1, यहाँ T3। बस अब इसके बाद हम FBDs बना लेते हैं। तो पहले कैपिटल M ब्लॉक को देखते हैं। तो ये जो कैपिटल M ब्लॉक है, इस पे एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, दैट इज़ T3, और नीचे mg, और ये जा रहा है नीचे की ओर a एक्सेलरेशन से, यानी कि mg माइनस T3 कैन बी रिटन एज ma। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब पहले इस पुली को देखते हैं। तो इस पे एक इधर की ओर फोर्स लग रहा है T2, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है T1, रेडियस गिवन है r। तो इसके सेंटर के अबाउट जब टॉर्क को बैलेंस करेंगे हम, और इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है अल्फ़ा, तो T2 माइनस T1 इंटू r कैन बी रिटन एज I इंटू अल्फ़ा, और कोई स्लिपिंग कुछ गिवन नहीं है, तो अल्फ़ा कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस ऑफ द पुली। इसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल्स टू IA अपॉन r स्क्वायर। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन दूसरे पुली को देखते हैं। अब हम दूसरे पुली में इस तरफ फोर्स लग रहा है T2, नीचे की ओर लग रहा है T1, और एंगुलर एक्सेलरेशन फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, विद अल्फ़ा। तो इसके अक्रॉस फिर से आप जब लिखोगे, सॉरी ये T3 है नॉट T1, T3। फिर से इसमें जब आप टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फ़ा लगाओगे तो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा T3 माइनस T1 इक्वल टू IA अपॉन r स्क्वायर। दिस इज़ बाई थर्ड इक्वेशन। और चौथा इक्वेशन इस ब्लॉक का FBD से निकालेंगे हम। तो ये ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है T1, नीचे की ओर mg, और ये ऊपर की ओर a एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं T1 माइनस mg इक्वल्स टू ma। ये मेरा चौथा इक्वेशन आ गया। तो अब मेरे पास 4 वेरिएबल्स और 4 इक्वेशन है। 4 वेरिएबल्स T1, T2, T3 एंड a। मुझे पता करना है a। तो चलिए देखते हैं कैसे 4 इक्वेशंस का यूज़ करके हम a पता करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से T3 का वैल्यू क्या होगा, T3 कैन बी रिटन एज mg माइनस ma। ये मेरा T3 का एक्सप्रेशन आ गया। और यहाँ से T1 को लिख सकते हैं हम mg प्लस ma।
ये मेरा T1 का एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे सॉरी ये T2 है नॉट T1, हाँ। तो अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे, तो T2 और T2 विल बी कैंसल्ड आउट। बचेगा मेरे पास, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो बचेगा मेरे पास T3 माइनस T1 इक्वल्स टू, और ये दोनों सेम है, यानी कि 2 टाइम्स IA अपॉन R² आ गया। नेक्स्ट अब हम T3 का एक्सप्रेशन और T1 का एक्सप्रेशन इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा T3 इज़ mg माइनस ma माइनस T1 इज़ mg प्लस ma, एंड दिस इज़ इक्वल टू 2IA अपॉन R²। अब यहाँ से अब सारे a वाले टर्म्स को एक और ले जाओगे और बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ रखेंगे इक्वल टू साइन के। थोड़ा रीअरेंज करने के बाद आपको a का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट विल बी m माइनस mg अपॉन 2i अपॉन R² प्लस m प्लस m, and this is the answer. Next question number 37. क्वेश्चन 37 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्स्ट्रेंड मोशन का यूज़ है। मैंने कॉन्स्ट्रेंड मोशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं अपने काइनेमैटिक्स वाले, काइनेमैटिक्स नहीं, शायद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर कराया था उसमें थे कॉन्स्टेंट मोशन के क्वेश्चंस, और जिन्होंने वो सीरीज़ देखा है वो यहाँ पे समझ जाएंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ये सिचुएशन की मैंने डिसेंडिंग पुली शोन इन द फिगर, यानी कि डिसेंडिंग पुली मतलब ये जो पुली है ये डिसेंड कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। मान लिया ये नीचे की ओर कुछ a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, और हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस पता है मुझे, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर्स या फिर 0.2 मीटर्स बोल सकते हैं इसको हम, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर, और आई भी गिवन है 0.2 kg मीटर स्क्वायर। द फिक्स्ड पुली इज़ लाइट है, मतलब इसके अक्रॉस टेंशन सेम होगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब इसके अक्रॉस टेंशन विल बी डिफरेंट, T1 एंड T2, और यहाँ पे T2, यहाँ भी T2। लाइट है तो टेंशन चेंज नहीं होगा इस पुली के अक्रॉस, और यहाँ भी T2। द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ फ्रिक्शनलेस, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ़ इट्स मास इज़ 1 kg। तो इसका एक्सेलरेशन मुझे पता करना है अगर इसका मास 1 kg है। तो कॉन्स्ट्रेंट मोशन से हमें पता है कि अगर यहाँ पे पुली का एक्सेलरेशन a है नीचे की ओर, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होगा। वो कैसे होगा? पुली मान लिया नीचे की ओर कुछ x डिस्टेंस आ गया, तो स्ट्रिंग जो है ये एंड तो फिक्स है, तो यहाँ भी x, यानी कि स्ट्रिंग को 2x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सेम टाइम में, यानी कि वो स्ट्रिंग यहाँ से कवर अप करेगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, दैट इज़ 2a होगा। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको डाउट है इसमें तो मेरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले प्लेलिस्ट को एक बार आप देखो, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे पता करना है एक्सेलरेशन ब्लॉक का, यानी कि मुझे 2a का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो पुली है इसके अक्रॉस एक और टेंशन T1 है,
दूसरी ओर टेंशन T2 है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नीचे की ओर आ रहा होगा, कितने वेलोसिटी से आ रहा होगा, सॉरी कितने एक्सेलरेशन से आ रहा होगा। ये स्ट्रिंग 2a एक्सेलरेशन से जा रहा है इस तरफ, तो ये स्ट्रिंग भी जो है ये भी नीचे की ओर 2a एक्सेलरेशन से जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन 2 है, यानी कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो भी 2a होगा। अब हम पुली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलना सही नहीं रहेगा, पुली के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पुली जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि अल्फ़ा से रोटेट कर रहा होगा, साथ साथ ये नीचे की ओर a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, इसको मैं p बोलता हूँ, p। तो जो AP पॉइंट P का एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन प्लस जो सेंटर ऑफ मास पुली का सेंटर ऑफ मास जितने एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है दैट इज़ a, और यहाँ से AP आया 2a, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू 2a। सिंस देयर इज़ नो स्लिपिंग का कंडीशन नहीं है तभी हम ये लगा पा रहे हैं। अगर स्लिपिंग आ जाएगा तो हम ये नहीं लगा पाएंगे। आगे शायद स्लिपिंग के क्वेश्चंस भी है इसमें, तो वहाँ पे हम देखेंगे स्लिपिंग पे कैसे करते हैं। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से भी मुझे सेम रिलेशन आना चाहिए। यहाँ से देखिए, इसको आप सॉल्व करोगे तो आर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू a, यहाँ से अल्फ़ा आ गया a अपॉन r। अब इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये तो स्टेशनरी है, तो यानी कि a ऑफ Q शुड बी इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो पुली जो है ऊपर की ओर, ये पॉइंट Q का r अल्फ़ा है, तो AQ कैन बी रिटन एज अल्फ़ा r ऊपर की ओर और a नीचे की ओर, यानी कि माइनस a। दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू a अपॉन r आ गया। देखिए दोनों पॉइंट से मुझे अल्फ़ा के सेम एक्सप्रेशन मिले हैं, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट लो जिसका आपको एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन पता हो पुली के रिस्पेक्ट में, फिर आप वो निकालो और इसको इक्वेट कर दो, तो आपको अल्फ़ा और a के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। तो अगर आप ये समझ गए हो तो बाकी का पार्ट तो पुराना ही है जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो देखिए इस पुली का अगर हम पॉइंट इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो दिस विल बी T1 माइनस T2 इंटू R इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा, और यहाँ से T1 माइनस T2 को मैं लिख सकता हूँ I अल्फ़ा इज़ a अपॉन R, और इस R को यहाँ ले जाए तो ये R स्क्वायर बन गया। ये मेरा एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हम ब्लॉक को देखते हैं अब। तो मेरा जो ब्लॉक है उस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है T2, और ये a से आगे 2a से आगे की ओर जा रहा है, तो T2 कैन बी रिटन एज मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन 2a, यानी कि T2 इज इक्वल्स टू 2a। दिस इज़ माय सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे 3 अननोन है, T1 T2 और a, मेरे पास इक्वेशन 2 ही है। तो तीसरा इक्वेशन, इस पुली को देखिए, पुली जो है नीचे की ओर भी तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसका फोर्स ये लिखेंगे, यानी कि मास ऑफ द पुली का एक वेट लग रहा होगा नीचे की ओर, मास ऑफ द पुली इनटू ग्रेविटी, माइनस ऊपर की ओर दो टेंशन है T1 प्लस T2, तो दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। दिस इज़ माई थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से 3 इक्वेशन और 3 वैल्यू आ गए, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं अब इसे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो T2 का वैल्यू मुझे मालूम है, ये T2 के वैल्यू को हम
यहाँ रख देते हैं। तो T1 माइनस T2 इज़ 2a इक्वल टू IA बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से T1 का वैल्यू मुझे पता चल गया, T1 विल बी इक्वल टू 2a प्लस IA अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब T1 और T2 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 3 में। तो मास ऑफ द पुली इनटू ग्रेविटी माइनस T1 इज़ 2a प्लस IA अपॉन आर स्क्वायर, और T2 तो 2a के बराबर है प्लस 2a, दिस इज इक्वल्स टू IA अपॉन आर स्क्वायर। बस यहाँ से सारे a वाले टर्म्स को एक तरफ और बाकी के दूसरे तरफ रखेंगे तो a का मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज़ मास ऑफ द पुली इनटू g अपॉन I अपॉन आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ द पुली। एक सेकेंड, कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, ये ठीक है। T1 का जो एक्सप्रेशन है, अच्छा सॉरी, ये पुट करेंगे तो यहाँ पे एक और आएगा, ये MP इंटू ए भी तो आएगा, ये वाला टर्म। और ये टर्म नहीं आएगा, सॉरी ये टर्म नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ MP इंटू ए आएगा। यहाँ पे मैंने बस T1 T2 का वैल्यू पुट किया है, तो ये T1 प्लस T2 का वैल्यू है और बाकी टर्म्स सेम, MP इंटू जी, MP इंटू ये। हाँ, जब इसे आप सॉल्व करोगे A के लिए तो इस एक्सप्रेशन से A का कुछ ऐसा टर्म आएगा, I अपॉन आर स्क्वायर प्लस MP प्लस 4, और यहाँ से आपको A का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ अराउंड 5.16। अच्छा, इसमें एक और चीज़, मास ऑफ द पुली गिवन नहीं है हमारे पास, तो मास ऑफ द पुली निकालेंगे कैसे? देखिए, पुली एक डिस्क ही है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे मुझे I पता है और R पता है, तो यहाँ से MP को थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 2I अपॉन आर स्क्वायर। तो MP कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ I इज़ गिवन एज 0.2 और रेडियस भी 0.2 मीटर्स होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 10 kg आ जाएगा। तो मुझे सारे वैल्यूज़ पता है, इस एक्सप्रेशन में हम सारे वैल्यूज़ रखेंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 5.16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मुझसे ब्लॉक का एक्सलेरेशन पूछा है, ब्लॉक का एक्सलेरेशन जो है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ A। तो ब्लॉक का एक्सलेरेशन विल बी 2 इंटू 5.16, दैट इज़ 10.32 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन 38 में भी एक डायग्राम है, एक ट्रायंगुलर वेज कुछ ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पे एक पुली है और यहाँ से दो तरफ से अटैच्ड है मेरे ब्लॉक्स। और ये दोनों थीटा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री गिवन है, और इसका मास है 2 kg और इसका मास है 4 kgs। तो ऑब्वियसली ये इस तरफ को जाएगा A एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा A एक्सेलरेशन से, और पुली का कुछ रेडियस है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। ये रेडियस 10 सेंटीमीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ 0.5। तो रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ 0.5 kg मीटर स्क्वायर। और इंक्लाइंड प्लेन्स को फ्रिक्शनलेस बोला है, तो कोई भी व्यू नहीं है। मुझे एक्सेलरेशन पता करना है 4 kg ब्लॉक का।
तो ये ए का वैल्यू मुझे पता करना है, दैट्स इट। तो चलिए एफबीडीज बनाते हैं। पहले ये 2 kg ब्लॉक को अगर आप देखें तो देखिए ये पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, यानी कि दोनों साइड्स में इसका टेंशन डिफरेंट होगा। यहाँ T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2। और इसे आगे अब एफबीडी बनाते हैं तो यहाँ पे T2 टेंशन है और ये ब्लॉक पे अलॉन्ग द इंक्लाइन में फोर्स लगेगा mg sin थीटा, वेयर थीटा इज़ 45 डिग्री और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन से जा रहा है ये। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा T2 माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू ma। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आप इस ब्लॉक के लिए देखोगे तो देखिए यहाँ पे फिर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा। इसे मैं m1 बोल देता हूँ कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, दोनों को m, और इसे m2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा m2g sin थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू m2a। दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन पुली से देखेंगे हम। पुली में इस तरफ टेंशन लग रहा है T2, इस तरफ टेंशन लग रहा है T1 और पुली इस साइड को रोटेट हो रहा है विद a अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सॉरी ये T1 है, T1 माइनस T2 into radius of the pulley, this is the torque is equals to moment of inertia into अल्फ़ा। और अल्फ़ा मैंने पहले क्वेश्चंस में हमने बहुत बार देख लिया है कि अल्फ़ा जो होता है दैट इज़ a अपॉन r। तो T1 माइनस T2 इंटू r विल बी इक्वल टू I एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस ऑफ द पुली। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिखते हैं तीसरा इक्वेशन। तो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू IA अपॉन r स्क्वायर। दिस इज़ माई थर्ड इक्वेशन। सेम अब T1 का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, T2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और दोनों T1 T2 हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से मुझे A का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे T1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा। T1 आ जाएगा m2g sin थीटा माइनस m2a माइनस T2 का एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये आएगा m1a प्लस m1g sin थीटा, m1a प्लस m1g sin थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू IA अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट अब इसमें बस सारे A वाले टर्म्स को एक तरफ और सारे टर्म्स जिसमें A नहीं है उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो A का वैल्यू आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू g साइन थीटा अपॉन I अपॉन r स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ आप रखोगे जब m1 m2 साइन थीटा g I r का, तो आपको A का वैल्यू मिलेगा 0.247 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 एक पिछला ही क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। इसमें कहा है कि जो हमारे पास ये वेज था, इस वेज में एक तरफ फ्रिक्शन है और दूसरी तरफ फ्रिक्शनलेस है। Solve the previous problem if the friction coefficient between 2 kg block and the plane below the 4 kg block is 0.5 and the plane below 4 kg block is frictionless। तो इस शायद क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। कहा गया है कि ये 2 kg ब्लॉक जो है इसका सरफेस के साथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है
और ये 4 kg ब्लॉक जो है ये इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, मतलब ये सरफेस स्मूथ है और एक रफ है, बस यही है। तो कुछ नहीं, बस हमारा एक जो एक्सप्रेशन था 2 kg ब्लॉक वाला, 2 kg वाला, उसका FBD में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से हमने माना था, ये अभी भी ए एक्सेलरेशन से आगे आ जाएगा, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और पुली अल्फ़ा से घूमेगा। तो यहाँ पे बस एक फ्रिक्शन भी आ जाएगा ऊपर T, पहले क्या माना था हमने T2 T1 ना, हाँ, तो ये T2 और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज़ म्यू इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता था, mg cos थीटा, और पहले से एक वेट का कंपोनेंट तो लग ही रहा है, m1 माना था ना मैं, m1g साइन थीटा। तो बस इस इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा और वो होगा यहाँ से T2 माइनस m1g साइन थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा इक्वल्स टू m1a। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। और बाकी के जो दोनों इक्वेशंस है वो एज़ इट इज़ रहेंगे, बाकी के दोनों, क्योंकि पुली का भी FBD सेम होगा और 4 kg ब्लॉक का FBD भी सेम होगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन तो सिर्फ एक जगह आया है, बाकी कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। तो सेम इक्वेशन हम कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा सेकेंड मास का इक्वेशन आया था, m2g साइन थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू m2a। तो m2g साइन थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू m2a, दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन आएगा, यहाँ T1 था, यहाँ पे T2 था, तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू IA अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा आ गया तीसरा इक्वेशन। तो फिर से हम T1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, T2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो T1 क्या आएगा, T1 विल बी m2g साइन थीटा माइनस m2a माइनस T2 का वैल्यू देखेंगे तो m1a प्लस m1g साइन थीटा प्लस म्यू m1g cos थीटा, ये T2 का वैल्यू आ गया। दिस विल बी इक्वल टू IA अपॉन R स्क्वायर। कुछ नहीं, बस इक्वेशन 3 में T1 और T2 का एक्सप्रेशन पुट किया है 1 और 2 इक्वेशंस को यूज़ करके। बस सिमिलरली अब इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको A का एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन है, दैट विल बी m2 माइनस m1 g साइन थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा अपॉन I अपॉन R स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2। और इसमें मुझे सारे वैल्यूज़ पता है, m1 m2 थीटा I और R। जब आप इन्हें पुट करोगे तो A का वैल्यू आ जाएगा 0.124 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज़ द आंसर। इसमें एक्सेलरेशन ही पता करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 में कहा है, एक यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है जिसका मास 200 ग्राम्स है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ फिक्स्ड एट एंड्स। मतलब कुछ एक ऐसा सिनेरियो है, एक मीटर स्टिक है, इसके दोनों एंड्स पे सेम लेंथ का स्ट्रिंग टाइट किया है बिल्कुल एंड्स पे, और वो सीलिंग से कनेक्टेड है। सीलिंग से मतलब एक तरह से कनेक्ट करके फिक्स किया हुआ है। और जो इस मीटर स्टिक का मतलब होता है कि
ये पूरा लेंथ जो होगा दिस विल बी 1 मीटर। और इसका मास गिवन है 200 ग्राम और लिखा है अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 grams is placed on the stick at a distance of 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यानी कि लेफ्ट एंड से 70 सेंटीमीटर्स पे एक यहाँ पे 20 ग्राम का मास रख दिया है, 20 ग्राम्स का मास रखा है एट 70 सेंटीमीटर्स। तो फाइंड टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होंगे, एक में T1 मान लिया, एक में T2। देखिए अगर ये मास बिल्कुल बीच में रखा होता तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन होता और दोनों में टेंशन सेम होते T1, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है इसीलिए टेंशन विल नॉट बी सेम। तो चलिए हम देखते हैं। जो अपना मीटर स्केल है इसका एक FBD बना लेते हैं। इसमें हम मीटर स्केल और जो 20 ग्राम का अपना ये दिया है ना मास, इसको एक सिस्टम मानते हैं, अलग अलग एज्यूम नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए मीटर स्केल का नीचे की ओर फोर्स G फोर्स लगेगा mg अपना खुद का, और यहाँ पे इसका खुद का लगेगा कुछ स्मॉल mg। फर्दर यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T1 और यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा T2 जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन हम सारा समेशन का y एक्सिस में फोर्सेस को देखेंगे। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स शुड बी 0 इन y एक्सिस। तो इसे जब हम पुट करेंगे तो T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू m प्लस m इंटू g। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, इसे एक पॉइंट A मान लिया और इसे एक पॉइंट B मान लिया। अब हम पॉइंट A के अबाउट सारे फोर्सेस के टॉर्क को लेंगे और वो टॉर्क क्या होगा। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट पॉइंट A शुड बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये mg फोर्स, इसका टॉर्क देते हैं, दिस इज mg इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A। दिस डिस्टेंस विल बी, यूनिफॉर्म मीटर स्केल है तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा होगा, तो दिस विल बी 0.5 मीटर्स इंटू 0.5। और एक चीज़ और, यहाँ हम क्लॉकवाइज टॉर्क्स को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं। ये एक साइन कन्वेंशन है कि जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है इनको मैं नेगेटिव मानूंगा और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानूंगा। आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो ये जो टॉर्क है दिस इज़ क्लॉकवाइज, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन होगा, प्लस mg के लिए देखते हैं अब, स्मॉल mg इंटू ये मुझे पता है दिस इज़ 0.7 मीटर्स, 70 सेंटीमीटर्स गिवन था तो ये 0.7 मीटर्स हो गया इंटू 0.7। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो ये भी नेगेटिव साइन, प्लस T2 इंटू 1 मीटर, ये पूरा 1 मीटर लेंथ है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो T2 का वैल्यू आ जाएगा 0.5 mg प्लस 0.7 mg। बस सारे वैल्यूज़ मुझे मालूम है स्मॉल और कैपिटल M के, उसे आप जब पुट करोगे क्या है वैल्यूज़, कैपिटल M इज़ 0.2 kgs एंड स्मॉल m इज़ 0.02 kgs। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको T2 का वैल्यू पता चल जाएगा विच विल बी 1.12 न्यूटन्स। अब T2 का वैल्यू पता चल गया है, अब इस इक्वेशन से हम T1 का वैल्यू निकाल लेंगे। T1 विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g।
माइनस T2 दैट इज़ 1.12, और यहाँ पे फिर से आप वैल्यू सारे पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 1.04 न्यूटन्स के बराबर, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे, प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है बस। तो इसमें कहा है अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ 10 मीटर्स एंड मास 16 kg इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ इट। तो एक लैडर है, ये जो लैडर है ये एक वर्टिकल वॉल के साथ अड़ा हुआ है और इसके साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्रीज़ का, और लैडर का लेंथ मुझे पता है, दिस लेंथ इज 10 मीटर्स, और मास भी गिवन है 16 kgs। द वर्टिकल वॉल इज़ फ्रिक्शनलेस, यानी कि ये वॉल जो है दिस इज़ फ्रिक्शनलेस, बट द ग्राउंड इज़ रफ, बट ग्राउंड का कुछ म्यू है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। एन इलेक्ट्रीशियन weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? कहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि लैडर पे चढ़ा हुआ है, यहाँ पे मान लिया वो इलेक्ट्रीशियन है जिसका मास 60 kgs है, और ये इलेक्ट्रीशियन यहाँ से 8 मीटर ऊपर है, 8 मीटर्स। तो बोला है इस सिनेरियो में पूछा है कि ग्राउंड जो है एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और एक फ्रिक्शन F कितना होगा, ये दोनों का वैल्यूज़ मुझे पता करना है। तो चलिए लैडर का और साथ साथ जो मेरा इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रीशियन है, उसे मैं एक डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को साथ में एक सिस्टम मानते हैं और अपना FBD बनाते हैं। तो देखिए लैडर का कुछ एक मास है, तो उसके कारण नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। लैडर का मास है 16, तो नीचे की ओर G फोर्स 16G लग रहा होगा। इलेक्ट्रीशियन का मास है 60, तो उसके कारण नीचे की ओर फोर्स 60G लग रहा होगा। अब एक चीज़ देखिए, लैडर का टेंडेंसी, मान लिया जब मेरा ग्राउंड अगर स्मूथ होता, तो स्मूथ होता तो लैडर किस साइड को स्लिप करता, राइट साइड को स्लिप करता। लेकिन मेरा ग्राउंड जो है रफ़ है, तो अगर ये रफ़ है तो ये जो स्लिपिंग टेंडेंसी है इसको फ्रिक्शन अपोज करेगा और इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाएगा, दैट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। और साथ में ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है, दैट इज़ N। और यहाँ से मुझे मालूम है कि फोर्स फ्रिक्शन इज़ म्यू टाइम्स N, और वॉल भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, दैट विल बी NW बोल देते हैं इसे हम। बस एक बार आपको अगर ये FBD समझ में आ गया, बस इसके आगे अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है अब। तो फिर से हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट दिस इज़ A और यहाँ पे एक पॉइंट B। तो इसे हम दूसरे पेज में देखते हैं, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं पहले, और अब इसे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम ये B पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को ज़ीरो करते हैं। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट B इज़ इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे नेट टॉर्क को ज़ीरो करेंगे हम,
तो सारे फोर्सेस का टॉर्क अबाउट पॉइंट बी लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा कन्वेंशन अभी भी वही रहेगा, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे पहले एन डब्ल्यू को देखते हैं। एन डब्ल्यू, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ। एन डब्ल्यू जो है वो कुछ इस तरफ को टॉर्क लगा रहा होगा अबाउट पॉइंट बी, और कुछ इसका डिस्टेंस कितना है लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो दिस हाइट विल बी 10 cos 37 डिग्रीज। और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है तो नेगेटिव आएगा, माइनस एन डब्ल्यू इंटू 10 cos 37 डिग्रीज प्लस 60 का देखते हैं अब हम। तो 60 का फिर से लाइन ऑफ एक्शन इज इस साइड 60G, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये इसका फिर से जो लेंथ होगा दिस विल बी इस बार 8 sin 37 होगा ये। क्यों? क्योंकि ये लेंथ इज़ 8 और ये एंगल दिया है 37 डिग्रीज, तो परपेंडिकुलर जो होगा ये विल बी 8 sin 37, और टॉर्क इज़ एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव रहेगा ये। तो 60G इंटू 8 sin 37 डिग्रीज प्लस 16G के कारण अब देखते हैं। तो 16G का फिर से लाइन ऑफ एक्शन इस साइड, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये वाला जो लेंथ होगा दिस विल बी 5 sin 37। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है दिस इज़ 5, तो उसके कारण ये लेंथ विल बी 5 sin 37 बिकॉज दिस एंगल विल बी ऑल्सो 37 डिग्रीज। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 16G इंटू 5 sin 37 डिग्रीज दिस विल बी इक्वल टू 0। और इससे जब आप रीअरेंज करोगे तो यहाँ से आपको एन डब्ल्यू का वैल्यू मिल जाएगा 56G tan 37 डिग्रीज। और इसे आप जब वैल्यूज़ को पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर आपको मिलेगा 414 न्यूटन्स। तो नेक्स्ट देखते हैं अब आगे देखिए, जो मेरा लैडर है, लैडर पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में एक तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है एन डब्ल्यू, दूसरा एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स तो है नहीं। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए दिस फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज शुड बी इक्वल टू एन डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू 404 न्यूटन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 60G, एक फोर्स लग रहा है 16G, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड n, और कोई फोर्स तो नहीं है। तो यहाँ भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा, तो n शुड बी इक्वल टू 60 + 16 दैट इज़ 76G। इसे आप सॉल्व करोगे, मतलब g का वैल्यू जब आप रखोगे 9.81, तो 745 न्यूटन्स के अराउंड आंसर आएगा। तो हमने दोनों फोर्सेस तो निकाल लिए जो ग्राउंड लगा रहा है। एक और चीज़ पूछा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू वर्क सेफली। तो मिनिमम कब होगा, मतलब अगर इतना फोर्स लगा पा रहा है मेरा फ्रिक्शन तो हो जाएगा, मतलब म्यू टाइम्स n शुड बी इक्वल टू 404। तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज 745 शुड बी इक्वल टू 414। तो म्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 0.55 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
42 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 42 बस प्रीवियस क्वेश्चन का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। लिखा है सपोज द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 0.54, यानी कि ये मिनिमम फ्रिक्शन से कम है। तो फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ ए मैकेनिक हु कैन गो अप एंड डू द वर्क फॉर द सेम पोजीशन ऑफ द लैडर। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, मतलब ऑब्वियसली तो मास जो इलेक्ट्रिशियन का होगा वो 60 kg से कम होना चाहिए। तो वही पूछा है कितना मास होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का। तो फिर से बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें सेम वही लैडर है, अभी भी वही फोर्सेस लग रहे होंगे। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल, नीचे में एक नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड, एक फ्रिक्शन फोर्स, फिर एक लैडर का जो खुद का वेट है वो कैपिटल mg बोल देते हैं इसको, और इलेक्ट्रीशियन का वेट जो कि मुझे मालूम नहीं है तो इसको स्मॉल m बोल देते हैं, स्मॉल mg। फिर से ये पॉइंट को मान लिया a, इसको मान लिया b। सिमिलर बिल्कुल प्रोसेस है, सारे टॉर्क का समेशन अबाउट b को हम 0 करेंगे तो फिर से माइनस NW इंटू सारे डिस्टेंस वही है, तो मैं फिर से आपको शो नहीं कर रहा हूँ, 10 cos 37 प्लस इसके लिए टॉर्क देखेंगे। साइन कन्वेंशन भी प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही लिया है मैंने, इसके कारण होगा mg इंटू 8 साइन 37 डिग्रीज प्लस ये कितना हुआ, दिस इज़ एक्चुअली 16g, तो फिर इसको लिख सकते हैं प्लस 16g इंटू 5 साइन 37 डिग्रीज इक्वल टू 0। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज़ 8mg प्लस 80g अपॉन 10 इंटू tan 37 डिग्रीज। नेक्स्ट फिर से हम वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो n शुड बी इक्वल टू m प्लस 16 इंटू जी, और देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो दिस NW शुड बी इक्वल टू माई फ्रिक्शन का वैल्यू। तो यहाँ से फिर से मैं फ्रिक्शन को इक्वल टू FH शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो फ्रिक्शन जो है दैट इज़ 8mg प्लस 80g, मैं g को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 8m प्लस 80g tan 37 डिग्रीज अपॉन 10 विल बी इक्वल टू म्यू मेरे को गिवन है 0.54 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज़ m प्लस 16 टाइम्स g। यहाँ से g एंड g इज़ कैंसल्ड आउट। अब इस पूरे इक्वेशन में मुझे सिर्फ m का वैल्यू अननोन है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा 44 kgs, और ये देख भी रहे हैं कि ये 44 60 से कम है, जो कि आना भी चाहिए था। तो टेक्निकली भी ये सही होता हुआ दिख रहा है, और आंसर भी 44 ही है। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे इस सीरीज़ से। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन 43 के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें।